Welcome back my dear students. I hope that you all are very well. My dear students, आज का इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको वॉइस बताने वाला हूँ। नो डाउट स्टूडेंट्स, आपने वॉइस बहुत सारे टीचर से भी पढ़ा होगा, यूट्यूब से भी आपने पढ़ा होगा। आज वॉइस के उस कंसेप्ट को पढ़ाएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। यकीन मानिए, आज वॉइस की जो स्टडी होगी वह 1, 2, 3 यानी उंगलियों पर गिनती होगी। उंगलियों पर वॉइस को हम देखेंगे और उंगलियों पर वॉइस को हम समझने का प्रयास करेंगे कि वॉइस एक्चुअल में कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स से आज मैं आपको निजात दिलाने वाला हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर को रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भूल जाइए कि कितने प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा 1, 2, 3 स्ट्रक्चर्स आपको सिर्फ दिमाग में रखना है और किसी भी प्रकार का वॉइस होगा वो वॉइस आपका एग्जाम में एक भी वॉइस आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो नो डाउट डियर स्टूडेंट्स, यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। अगर समय है तो ही वीडियो देखिए, अगर देखना है तो पूरा वीडियो देखिएगा, कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं कि वो जिसको कि शॉर्टली एकदम दिमाग में सेट हो जाएगा कि कैसे हम इसको समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए चलते हैं बोर्ड पर। यहाँ देखिए टेंस के बारे में जो सबसे पहले इस बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, ये सारे स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इस बोर्ड पर के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि टेंस का आज इसमें जो फॉर्मूला लिखा हुआ वो अफर्मेटिव फॉर्मेट लिखा हुआ है, यानी सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। कोई नेगेटिव नहीं, कोई इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं लिखा हुआ है। इतनी बातों को ध्यान रखना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम हमारे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर होता है, लेकिन टेंस कितने होते हैं, टेंस का जो रूप याद रखने की जरूरत है, जिसके लिए वॉइस में जरूरत पड़ेगा। जस्ट इसी वीडियो में आपको वॉइस के हम प्रैक्टिस करवाएंगे और नो डाउट किसी एग्जाम में भी नहीं छूटेगा। जो तरह से देखिए, टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है, ये सभी जानते हैं और सभी टीचर ने आपको पढ़ाया भी होगा और आप पढ़ भी चुके हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेंस कितने होते हैं, टेंस, ये ध्यान रखने की जरूरत है। टेंस को मैंने यहाँ 4 कैटेगरी में बांटा। इस तरीके से पढ़ना वही प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ही है, लेकिन इस रूप में पढ़ना है 4 कैटेगरी में। पहला टेंस का नाम है इंडिफिनिट, याद रखना है। क्या नाम है? पहला टेंस का नाम इंडिफिनिट। पहला टेंस का नाम क्या है? इंडिफिनिट। दूसरा इम्परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट और चौथा क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीज को ध्यान रखना है। तो इंडिफिनिट सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में V1 लगता है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, दूसरा इसी चीज को ये उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V5 लगाते हैं। ये प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के साथ में V2 का इस्तेमाल करता है। सेंटेंस सिंपल पॉजिटिव होना चाहिए, जिसे अफर्मेटिव कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद V2 लगाते हैं। ठीक है, और अब जरा सा ध्यान दें, V2 वो हम दिखाएंगे आपको ढूंढने के लिए कि कैसे बताते हैं। जैसे गो का वेंट होता है, आस्क का आस्क्ड V2 होता है। फ्यूचर में सब्जेक्ट के साथ सेल या विल लगाएंगे, उसके साथ V1 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखिए सेल और विल क्या हमारा मॉडल वर्ब है, उसके साथ V1 लगता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यदि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टाइमिंग चल रही है सेंटेंस में, तो सेल विल लगना ही लगना है। ठीक है, तो इंडेफिनिट में सेंटेंस आपने क्या देखा कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में V1 लगाना है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने ये चीज़ पहले भी कहा है कि कोई भी मेन वर्ब टेंस के अंतर्गत कोई भी मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए, टेंस के अंदर कोई भी मेन वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट V1 का इस्तेमाल किया गया है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? सब्जेक्ट के साथ V2 का इस्तेमाल किया तो इसका हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के साथ V1 लगा हुआ था, लेकिन बीच में सेल विल है। और अन्य जगह, सभी जगह पर इम्परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, सब जगह हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? तो जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हो आई वी यू दे, उसके साथ में V1 लगाना होता है सिंपल तरीके से, और इसमें छुपा रहता है डू। इतना ध्यान रखना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसके साथ V5 का इस्तेमाल करते हैं, V5 के पहले छुपा रहता है डज। और थर्ड पर्सन में जैसे ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन आता है। ठीक है, ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ज़्यादा समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में भी वीडियो दिया हुआ है। यहाँ पर अब बात आती है कि जो हेल्पिंग पर यहाँ छुपा हुआ है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट से बाद जो कि डू लगा हुआ है और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज लगा हुआ है, यानी V1 से पहले डू और V5 से पहले डज छुपा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बाहर निकलेगा कब? ये बाहर तब निकलेगा जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा। क्यों कि नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को ही हम आगे करते हैं यस नो वाले में, और उसके पहले ही लगाते हैं WH वाले में WH लगाते हैं। ये डिड भी बाहर कब आएगा? एक चीज़ का ध्यान रखना, जब डिड बाहर आ जाएगा, जब डिड बाहर आ जाएगा तो डिड के साथ में तब ये V1 का इस्तेमाल होगा। यही V2 क्या बन जाएगा? V1। ये पिछले वीडियो में भी मैंने बताया, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट वही रह जाएगा।
तो इधर तो बाकी समझ रहे हैं। उसके बाद इम्परफेक्ट, 2 नंबर के टेंस का नाम क्या है? इम्परफेक्ट। ध्यान रखना है 2 नंबर के टेंस का नाम क्या है? इम्परफेक्ट। इसका रूल क्या है? 2 नंबर है, इसको कैसे याद रखेंगे? 2 नंबर में एक्चुअली क्या होता है कि कंटिन्यू वाली वर्क होती है। कंटिन्यू चल रहा है, लगा, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सो रहा हूं। प्रेजेंट टाइम में मैं पढ़ा रहा था, मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, मैं सो रहा था। पास्ट टाइम में मैं पढ़ा रहा हूंगा, मैं जा रहा हूंगा, वह खेल रही होगी। फ्यूचर टाइम में इसमें क्या होता है कि यही कंटिन्यू वर्क के लिए हम V4 का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक बात है कि जहां भी V4 आता है उसके पहले टू बी ग्रुप वाले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में टू बी ग्रुप का जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर। क्या रखता है? इज एम आर। यानी इम्परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट टाइम में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टाइम में सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस रहेगा। देखिए एक्चुअली मैं यहाँ ट्रांसलेशन आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इसके आधार पर हम वॉइस को कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज जरा ध्यान दीजिए। तो पहला नंबर क्या हुआ मेरा? इंडेफिनिट। दूसरा नंबर क्या हुआ? इम्परफेक्ट। देख रहे हैं यहाँ V1 है, V5 है, तो उसके बाद इम्परफेक्ट के रूप में क्या है? इज एम आर और V4 है। जरा ध्यान देना, इसी चीज को ध्यान देना है। सब्जेक्ट V2 है, V2 उसके जस्ट नीचे इम्परफेक्ट 2 नंबर में, ये 1 नंबर वाला चीज है, ये 2 नंबर में क्या है? वाज वेयर V4 है। एक बार इधर ध्यान दीजिए, फ्यूचर वाले में इंडिफिनिट शैल विल के बाद V1 है, लेकिन फ्यूचर के 2 नंबर में क्या है? शैल बी विल बी प्लस V4। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए आते हैं तीसरे नंबर के टेंस पर। तीसरे नंबर का टेंस हमारा है परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट, जिसमें काम कंप्लीट हो चुका होता है। प्रेजेंट टाइम में सब्जेक्ट हैव हैज प्लस V3, सब्जेक्ट के बाद हैव हैज प्लस V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पास्ट में 3 नंबर यानी परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना है। फ्यूचर टाइम में 3 नंबर यानी परफेक्ट, सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस चीज को ध्यान रखना है। तो 3 नंबर। एक चीज अब जरा मैं फिर बता रहा हूं कि हमारा 1 नंबर में क्या है? V1 या V5 का इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में 1 नंबर में V2 इस्तेमाल हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनिट 1 नंबर में शैल विल के बाद V1। 2 नंबर में इज एम आर V4, वाज वेयर V4 पास्ट में, फ्यूचर में शैल बी विल बी V4। अब 3 नंबर में हैव हैज प्लस V3, हैड प्लस V3, शैल हैव विल हैव प्लस V3। इस बात को ध्यान रखना है। और चौथा नंबर जो हमारा टेंस है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें दोनों मिला हुआ है, परफेक्ट भी है और इम्परफेक्ट वाली चीज़ें भी मिली हुई है। यानी इम्परफेक्ट को आप कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, ऑलरेडी बोलते भी हैं कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें क्या? सब्जेक्ट हैव हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जरा ध्यान देना है, ये हैव हैज बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर साइन सिंस या फोर लगता है, उसके बाद कोई टाइम लगाता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसी का इंट्रोगेटिव फॉर्मेट क्या होता है, वो सभी आप लोग जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे कि वॉइस हम कैसे सीखेंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ में। चलिए अब जरा नेगेटिव वाले सेंटेंस को भी देख लीजिए। नेगेटिव वाला टेंस के फॉर्मेट को किस तरह से हम लोग देखते हैं। तो टेंस में अगर नेगेटिव उसी चीज़ का होता है तो अभी देखिए जस्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले V5 भी था, लेकिन V5 अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ डू डज जब बाहर आ जाएगा तो उसके साथ नोट लगेगा तो V1 आ जाता है। डिड भी जब लग जाएगा नोट लगेगा तो V1 हो जाएगा, ठीक है। और सेल नोट के साथ में V1 लगाना है। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए यहाँ पर इससे पता चलता है। तो इंडिफिनिट यानी 1 नंबर के टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं टू डू। और याद रखें टू डू हमेशा अपने साथ V1 लेता है, ठीक है। टू डू हमेशा अपने साथ V1 लेता है। इसी डू को यहाँ पर डू डज लिखा हुआ है, डू डज लिखा हुआ है, उसके साथ V1। इसी डू का पास्ट फॉर्म जो होता है डिड होता है, वो भी अपने साथ क्या लेगा? V1 ही लेगा। और इसके लिए फ्यूचर फॉर्मेट में क्या है? शैल विल, ये तो ऑलरेडी रहेगा ही, उसमें मॉडल वर्ब यूज हो रहा है और V1 लेता है। लेकिन दूसरे नंबर का जो टेंस है, दूसरा नंबर का टेंस ध्यान रखना है, इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस। इसकी जो नेगेटिव है, इम्परफेक्ट का जो ग्रुप होता है वो टू बी ग्रुप बोलते हैं। ध्यान रखना है 2 नंबर का टू बी ग्रुप क्या होता है? अपने साथ में V4 लेता है। टू बी ग्रुप क्या लेता है? V4 लेता है। तो टू बी ग्रुप में बी प्रेजेंट टाइम में टू बी ग्रुप का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज एम आर होता है। क्या होता है? इज एम आर। तो इसका अगर नेगेटिव यानी कि 2 नंबर के टेंस को अगर उसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर के साथ नोट लगाना, फिर V4 तो आएगा ही। पास्ट में वाज वेयर के साथ में नोट लगेगा, फिर V4 आएगा ही। सेल नोट के साथ बी लगेगा, फिर V4 आएगा ही, ठीक है। और परफेक्ट में तीसरे नंबर का जो टेंस मैं बता रहा हूं, तीसरे नंबर का टेंस, तो तीसरे नंबर के टेंस में टू हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है? टू हैव। टू हैव के साथ में हम हमेशा V3 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? V3 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
तो एक चीज़ ज़रा ध्यान रखना है। और इसके साथ जब देखिए टू हैव के साथ में जब भी3 लगा रहे हैं, निगेटिव जब बनाने लगेंगे तो प्रेजेंट टाइम में अगर निगेटिव बनाएंगे हैज के साथ में नॉट तो लगेगा लेकिन भी3, पास्ट टाइम में हैड के साथ नॉट लगेगा फिर भी3, और फ्यूचर टाइम में शैल नॉट हैव के साथ भी3। देखिए हैव लगा रहा है 3 नंबर में जा रहा है, शैल विल तो आएगा ही क्योंकि फ्यूचर है। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें टू बी और टू हैव दोनों लगा, जरा गौर कीजिएगा। हैव हैज तो यहाँ है ही, और साथ ही साथ में भी4 भी है ना। तो भी4 भी है, ये भी4 हम कहाँ यूज कर रहे थे? 2 नंबर के टेंस में जिसका नाम है इम्परफेक्ट। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन सारी चीज़ों को समझना है, कि ये निगेटिव फॉर्मेट है। आइए इसका जरा सा इंट्रोगेटिव फॉर्मेट देख लेते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव वाले फॉर्मेट जब देखेंगे तो इंट्रोगेटिव वाले फॉर्मेट को देखने के बाद उसके बाद हम उसका वॉइस बताएंगे। तो फिलहाल देखते हैं इसके बाद निगेटिव वाला सेंटेंस का वॉइस हम कैसे चेंज करते हैं। आइए बोर्ड पर अब जरा सा निगेटिव फॉर्मेट को इंट्रोगेटिव फॉर्मेट को देखिए। टेंस का जो इंट्रोगेटिव फॉर्मेट होता है वो चीज़ अभी तुरंत मैंने इससे पहले सारी चीज़ें देखा, और इससे पहले देखते हैं 1 नंबर का इंडिफिनिट टेंस में, फिर बोल रहा हूँ दोबारा, 1 नंबर इंडिफिनिट टेंस, उसका जो इंट्रोगेटिव फॉर्मेट होता है ये यस नो इंट्रोगेटिव है। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के, एक यस नो जिसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं। किसको रखते हैं? हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं, उसके बाद ही सब्जेक्ट आता है। और यही सेंटेंस अगर WH वाले में चले जाएगा तो इस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हम क्या करते हैं? WH रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ही सारी चीज़ें हमारा आते हैं। ये देखिए ये सिंपल फॉर्मेट है, ये सिंपल चीज़ें हैं, इस बात को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। पास्ट इंडिफिनिट, मैं फिर बोल रहा हूँ 1 नंबर इंडिफिनिट, इसका पास्ट इंडिफिनिट जो होता है, यदि यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में डिड लगता है। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है? यहाँ पर भी1 तो होना ही होना है। उसके बाद यदि WH वाला सेंटेंस आ जाए तो WH वाले में सबसे पहले WH लगाएंगे, उसके बाद ही डिड लगाएंगे। ठीक है, बाकी इधर देखिए ये सिंपल चीज़ में है। यही चीज़ फ्यूचर में यदि यस नो इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो सबसे पहले शैल विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद भी1, और WH वाला अगर लग गया तो WH उसके बाद ही शैल विल लगेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना है। तो यस नो इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव, ये चीज़ें क्या होता है इसका मैं डिटेल आपको वीडियो दूंगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा। यस नो का मतलब वैसा सेंटेंस जिसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं। जैसे डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हैं? तो आपका मुझसे जवाब निकलेगा हाँ या ना। तो डू यू टेक टी, ये सेंटेंस में क्या बोल रहा हूँ? डू बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में डू बोल रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस का जवाब यस और नो में आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताएंगे आगे। फिर दूसरे नंबर का टेंस का नाम क्या है? इम्परफेक्ट। दूसरे नंबर का टेंस का नाम क्या है? इम्परफेक्ट। इसमें टू बी वाला यूज करते हैं। तो यदि यस नो सेंटेंस होता है वही चीज़ें फिर से हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, क्योंकि टू बी में प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, यानी टू बी मतलब प्रेजेंट इम्परफेक्ट सेंटेंस, उसमें क्या होता है? इज एम आर का यूज करता हूँ, इसके बाद भी4 लगता है। यस नो वाले सेंटेंस में यही हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज एम आर, और WH वाले में अगर WH वाला हो जाता है तो इस इज एम आर के पहले भी क्या लग जाएगा? WH लग जाएगा। उसी प्रकार से पास्ट में चूंकि 2 नंबर का है, टू बी ग्रुप है, टू बी ग्रुप का पास्ट फॉर्मेट क्या होता है? वाज वेयर। तो यस नो वाले में तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यही लगना है, वाज वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद भी4। और सेल विल में ये भी अगर यस नो वाली बात होती है तो सबसे पहले सेल विल लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ भी लगेगा, फिर भी4 आएगा। ये 2 नंबर की बातें हैं। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर की बात है। 3 नंबर को तो टू हैव के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि टू हैव के साथ भी3 लगता है। और 3 नंबर के टेंस का नाम क्या है? परफेक्ट। 3 नंबर के टेंस का नाम क्या है? परफेक्ट। इसमें भी यस नो वाला अगर सेंटेंस आ जाएगा तो हैव हैज शुरू में लगेगा, क्योंकि 3 नंबर के टेंस का नाम है परफेक्ट, उसमें टू हैव के साथ भी3 लगता है। तो हैव हैज स्टार्ट प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, और शैल विल पहले, और उसके बाद में हैव हमारा यहीं पर आ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये यस और नो के लिए है। बाकी चीज़ें ये WH के लिए है, ये भी WH के लिए, उससे पहले WH लगाएंगे। इधर में भी वही चीज़ें सबसे पहले WH लगाएंगे। और 4 नंबर के टेंस का नाम क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान देना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी यस नो वाले में सबसे पहले क्या करेंगे? हैव हैज लगाते हैं, और यहाँ WH वाला रहता है तो WH या हैव हैज लगाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट का ये चीज़ हो गया इंडिफिनिट 1 नंबर का, फिर ये आपका 2 नंबर का हो गया। ठीक है, 2 नंबर का हो गया। उसके बाद ये 3 नंबर का हो गया। ठीक है, यानी ये चीज़ 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के साथ में चौथा नंबर हमारा परफेक्ट। तो 1 नंबर का नाम क्या? इंडेफिनिट, 2 नंबर का इम्परफेक्ट, 3 नंबर का परफेक्ट, और 4 नंबर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए मैं इसको थोड़ा जल्दी समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जस्ट हम आपको वॉइस बताने वाले हैं। इंट्रोगेटिव टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म का वॉइस हम कैसे चेंज करते हैं, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा, एग्जाम में अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वॉइस चेंजिंग करने के लिए, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही पूछा जाता है, और इसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका वॉइस हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक
ठीक है, एक एक करके। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वॉइस को स्टार्ट करने से पहले जो छोटी चीज़ें हमें सीखना होगा कि जो भी हम टेंस पढ़े हैं, जो भी टेंस पढ़े हैं, टेंस का हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, वॉइस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, वॉइस। तो वॉइस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट, वॉइस का मतलब क्या होता है, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। क्या होता है, वाच्य। और वाच्य भी क्या होता है, एक प्रकार का कथन होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कथन। ध्यान से समझना है कि वॉइस भी एक प्रकार का कथन होता है। वाच्य इसको बोलते हैं हिंदी में, या फिर कथन बोलते हैं। तो कथन किस प्रकार का होता है, एक बात ध्यान रखना है कि टेंस के अंतर्गत हम जो भी सेंटेंस हमने पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ये टेंस वाला चीज़, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये टेंस वाला चीज़ है, ये टेंस वाला चीज़ है ये, ठीक है। टेंस वाला सिंपल सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूँ। सब्जेक्ट, उसके बाद आप क्या यूज़ करते थे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यूज़ करते थे मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ही कुछ एडजंक्ट आता था या एक्स्ट्रा चीज़ें आता था। एडजंक्ट बोल दूँ या एक्स्ट्रा चीज़ें बोल दूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव। क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस बोलिए या फिर एक्टिव टेंस बोलिए, सिंपल सी बात, एक्टिव टेंस जिसमें सब्जेक्ट रहेगा। और वो भी कैसा सब्जेक्ट रहेगा, ये भी जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो सब्जेक्ट रहेगा, ये जो सब्जेक्ट रहता है इसमें, ये सब्जेक्ट रहता है जिंदा सब्जेक्ट। जिंदा बोले तो सजीव, ठीक है, जिंदा बोले तो सजीव सब्जेक्ट रहेगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के रूप में सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये एक्टिव सेंटेंस हमारा जो है, एक्टिव सेंटेंस जो हमारा है, उसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, या लास्ट में एडजेंट या एक्स्ट्रा। यानी ये इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन बनाते थे सिंपल तरीके से। इसी एक्टिव का एक फॉर्मेट होता है पैसिव। पैसिव में क्या करते हैं, ऐसे एक्टिव सेंटेंस हम लोग बोलते हैं किसको, देखिए यहाँ मैं आपको एक्टिव सेंटेंस या पैसिव को सिर्फ बनाने के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक है, बनाने के लिए सिखा रहा हूँ। उसका मीनिंग अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। जब आपको, यदि आपको मीनिंग पढ़ना है, इसी चैनल पर हमारे साथ बने रहिएगा। नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं इसी में बताऊंगा आपको कि वॉइस का हम स्पीकिंग मैनर्स में यूज़ कैसे करते हैं, उसके ट्रांसलेशन को हम कैसे बनाते हैं। हम सिर्फ यहाँ चेंज कर, एग्जाम के व्यू से हम आपको बता रहे हैं कि इसको चेंज कैसे करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई चीज़ छूटे नहीं। ध्यान दीजिए। तो पैसिव एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट स्वयं कुछ बोलता है, सब्जेक्ट स्वयं कुछ करने वाला होता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, सब्जेक्ट इसमें मेन काम करता है, ठीक है। लेकिन पैसिव सेंटेंस जो होता है, पैसिव, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता नहीं होती, सब्जेक्ट के बारे में कोई ज़्यादा मैसेज नहीं होता, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दिया जाता है वो ऑब्जेक्ट का दिया जाता है। तो अब बात आती है कि जब ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी देंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमको नियम को जानना पड़ेगा, जो एग्जाम के में आता है। तो ध्यान रखना है, करना क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या करना होता है, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है इसी को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इस हेल्पिंग वर्ब का हम क्या करते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। इस हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं वो जरा सा ध्यान दीजिएगा, वो आपको बहुत बारीकी से मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, वो डिटेल में आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद इसके साथ में इस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ चाहे V1 आ जाए, V2 आ जाए, V3 आ जाए, V4 आ जाए, उसका V3 ही फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद क्या होता है, एक प्रीपोजिशन वर्ड जोड़ते हैं हम, बाय। क्या जोड़ते हैं, बाय। इसके बाद ये जो सब्जेक्ट आपका होता है, इसी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको, इस सब्जेक्ट को, जो वहाँ पर सब्जेक्ट था उसको हम बना देते हैं ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। और इसी प्रकार से हमारा पैसिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब बात, मेन जो मुद्दा होता है, जो मेन चीज़ इसके अंतर्गत है, मेन चीज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पकड़ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पकड़ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में, कंपटीशन में यही पर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रिलेशन को नहीं जान पाते हैं, समझ नहीं पाते वो हो क्या रहा है। क्योंकि आपको एक चीज़ और पता होगा, हेल्पिंग वर्ब हमेशा, मुझे या आपने पढ़ा हो गया, मैंने भी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा टाइम शो करता है। क्या करता है, टाइम शो।
तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के आधार पर जब हमें टाइम पता चल जाए तो इसको हमें बदलने की जरूरत पड़ती है, इस जगह के रिलेशन को। ठीक है, कैसे बदलते हैं? यदि 1 नंबर में यूज हो रहा हो तो हम उसको 2 नंबर में लेके चलेंगे। ध्यान रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ। 1 नंबर में अगर यूज हो रहा हो तो 2 नंबर में लेके चलेंगे। ठीक है, अगर 2 नंबर में हो तो हम उसको 2 में ही रहने देंगे। क्या करेंगे? 2 में ही रहने देंगे। करेंगे क्या कि यहाँ पर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा हो, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा हो उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम बीइंग लगा देंगे। क्या करेंगे? बीइंग लगा देंगे। यदि 3 नंबर का सेंटेंस हो तो 3 नंबर में लेके 3 नंबर में ही उसको रहने देंगे। यहाँ क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब में उसके साथ में बीन लगा देंगे। और यदि 4 नंबर का हो तो 4 नंबर में ही रहने देंगे। इसके साथ में वही चीज होता है, एच भी बीइंग प्लस बीन लगाना होता है। दोनों चीजें यूज करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज को जरा सा ध्यान रखना। अब करना क्या होगा इस जगह? चलिए, चौथा नंबर तो हालांकि उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वही है, 1 का 2 में जाना, 2 का 2 में रहना, 3 का 3 में रहना। अब सवाल ये आता है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने जस्ट इसी वीडियो में मैंने आपको शुरुआत में बताया, 1 नंबर टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं, 2 नंबर भी टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं, 3 नंबर भी टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। 1 नंबर का मतलब इंडिफिनिट, 2 नंबर का मतलब इम्परफेक्ट, 3 नंबर का मतलब परफेक्ट और 4 नंबर का मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, 1 नंबर इंडिफिनिट। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं, यहाँ पर इसी जगह इसी हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए करना है। इसी हेल्पिंग वर्ब को हम बदलने का प्रयास करेंगे। इस बात को जरा सा ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब के आधार पर हेल्पिंग वर्ब हमें बताएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें एग्जांपल्स के रूप में हम लोग आइए बगल में देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं लिख दूं यहाँ पर कि 1 नंबर का मतलब क्या हुआ? इंडिफिनिट। 1 नंबर का मतलब क्या हुआ? इंडिफिनिट। 2 नंबर का मतलब क्या हुआ? इम्परफेक्ट। ध्यान से समझिएगा, इम्परफेक्ट। 3 नंबर का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट। ठीक है, और 4 नंबर का मतलब क्या हुआ? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से समझिएगा। इसी 1 नंबर को हमने क्या कहा? 2 नंबर में लेके जाने के लिए। कहाँ कहा? 2 नंबर में। 2 नंबर में जाने का मतलब होता है इम्परफेक्ट। हम इम्परफेक्ट में लेके चले जाएंगे। ठीक है, और इम्परफेक्ट को मैंने कहा 2 में ही रहने देना है, यानी इम्परफेक्ट में ही रहने देना है। अब ये कैसे रहने देना है वो सारी चीजें बता रहा हूं। 3 को 3 में ही रहने देना है, यानी परफेक्ट को परफेक्ट में ही रहने देना होता है। ठीक है, तो कैसे रहने देना होता है तो जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको यूज होगा डू डज डीड। डू डज डीड। ठीक है, तो इसको हम लेके चलेंगे। इम्परफेक्ट में इस्तेमाल होता है इज एम आर। इज एम आर, उसके बाद क्या होता है? वाज वेयर। यानी कुल मिलाकर आप यहां पर लिख सकते हैं टू बी प्लस B4। तो इसको हम लेके चले जाएंगे टू बी फॉर्मेट में। टू बी फॉर्मेट बोले तो डू डज को हम लेके चले जाएंगे इज एम आर में। कहां लेके चले जाएंगे? इज एम आर में। यानी इंडिफिनिट से हम इम्परफेक्ट में चले जाएंगे, इम्परफेक्ट से हम इम्परफेक्ट में रहेंगे। टू बी को हम टू बी में ही रहने देंगे, लेकिन इसके साथ में हम लगा देंगे बीइंग। क्या लगा देंगे? बीइंग। यानी अगर यहाँ इज एम आर है तो इज एम आर के साथ बीइंग लगेंगे, वाज वेयर है तो वाज वेयर के साथ बीइंग लगेंगे। ठीक है, और 3 नंबर का मतलब होता है टू हैव, और टू हैव के साथ तो इधर भी V3 आता ही है, और इधर क्या करेंगे? उसी टू हैव के साथ में हम लगा देंगे बीन। ठीक है, उसके बाद तो V3 आना ही है। तो ये इस चीज को आपने ध्यान रखना है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने कहा था 1 को 2 में लेके जाएंगे, 2 को 2 में ही रखेंगे, 3 को 3 में रखेंगे। एक बात का जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर सिर्फ टेंस बदल रहा है, टेंस बदलता है, सभी जगह नहीं, सिर्फ 1 नंबर में, बाकी जगह सेम टू सेम चलता है। दूसरी बात, टाइम नहीं बदलता, टाइम नहीं बदलता, नहीं बदलता। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, सब्जेक्ट को लास्ट में भेज रहे हैं। यहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का मेन काम है। हेल्पिंग वर्ब ही सारी चीज़ें हमें तय करेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही बतलाता है कौन सा टाइम चल रहा है, और मेन वर्ब हमें उसको बगल में देख करके बताएंगे कि टेंस कौन सा चल रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम तरह से इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं एक एक करके। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कैसे वॉइस को चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहला एक्टिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस है आई टीच यू इंग्लिश। इसमें ज़रा सा गौर कीजिए कि इसमें हमारा ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा सब्जेक्ट है। और यहाँ देखिए टीच, टीच हमारा किस में यूज़ किया गया है? V1 में यूज़ किया गया, और ये मेरा क्या है? ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाली बात होती है।
लेकिन हम लोग लेंगे किसको? तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जिंदा सब्जेक्ट को लेना है। किसको? जिंदा सब्जेक्ट या जिंदा ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी हम सबसे ज़्यादा देंगे। ये बात ध्यान रखना, जिंदा सब्जेक्ट या जिंदा ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी। तो V1 का जो इस्तेमाल हुआ है ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है? यहाँ देखिए V1 का इस्तेमाल। तो V1 का इस्तेमाल में हमने बताया था इंडिफिनिट में यूज होता है। कहाँ होता है? इंडिफिनिट में। आपके स्क्रीन पर बगल में दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जरा सा, ये V1 प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज हो रहा था V1 का इस्तेमाल। ठीक है, V1 का इस्तेमाल कहाँ हो रहा था? प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो रहा था। तो हमने कहा था ये 1 नंबर का सेंटेंस, V1 लगा हुआ 1 नंबर का सेंटेंस, और इसको 1 नंबर को हम लेके कहाँ चलते हैं? 2 नंबर में। यानी ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, इंडिफिनिट का है तो हम इसको इम्परफेक्ट में लेके चलेंगे। सबसे दूसरी बात फिर बता रहा हूँ मैं, इसमें टाइम नहीं बदलता है, सिर्फ टेंस बदलता है। तो इंडिफिनिट से कहाँ लेके जाएंगे? इम्परफेक्ट में। ठीक है, तो जहाँ V1 है वहाँ हम कहाँ ले जाके जाएंगे? इज एम आर में लेके जाएंगे, वाज वेयर में, शैल बी, विल बी में। तो V1 है तो हम V3 तो बनाएंगे, लेकिन कहाँ पर V1 है तो इज एम आर में सबसे पहले लेके जाएंगे। इसको 1 से 2 में लेके जाएंगे। तो अब दूसरी बात क्या करने जा रहा है, गौर कीजिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट इस फॉर्मेट में ऑलरेडी है। पैसिव बनाने जा रहे हैं तो पहले ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें 2 प्रकार का है, यू भी है और इंग्लिश भी है। इसमें मैंने कहा जिंदा सब्जेक्ट को लेना है, तो यू आपको यहाँ सबसे पहले लेना पड़ेगा, यू। ठीक है, और हम जाएंगे किसमें? 1 से 2 में। 1 से 2 में बोले तो इंडिफिनिट से इम्परफेक्ट में। तो यू के अनुसार क्या लग जाएगा? इज एम आर, या क्या लगेगा? यू आर। अब देखिए हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और 1 से 2 में चले गए, इसको देखते हुए 1 से 2 में चले गए। उसके बाद कहता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। तो इसमें मेन वर्ब कौन है? मेन वर्ब इसमें है टीच। क्या मेन वर्ब? टीच है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? टाउट। मेन वर्ब क्या होता है इसका? थर्ड फॉर्म टाउट होता है। उसके बाद कहता है बाय लगाओ, तो भाई बाय लगा दिया। और कहता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, तो इस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबको पता होना चाहिए, मी होता है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर बगल में दिख रहा होगा। चलिए अब दूसरा सेंटेंस की ओर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है माई फादर गेव मी ए बुक। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर V2 लगा हुआ है। V2 इस्तेमाल कहाँ होता है? पास्ट में होता है। कहाँ पर होता है? पास्ट इंडेफिनिट में होता है। एक चीज ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। लेकिन इंडेफिनिट में है किसमें? इंडेफिनिट में। तो हम भी इसको 1 नंबर है तो 1 को 2 में लेके जाएंगे। तो सबसे पहला इसमें भी देखिए 2 प्रकार का ऑब्जेक्ट मैंने दिया हुआ है, मी भी है और ए बैग भी है। तो जिंदा ऑब्जेक्ट कौन? मी। इसको सब्जेक्ट बनाना होगा, क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे? आई। अब 1 से 2 में जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट है, ध्यान से समझिएगा, बगल में देखिए पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंपरफेक्ट में लेके चलेंगे, क्योंकि कहता है 1 को 2 में लेके जाओ, इंडेफिनिट को इंपरफेक्ट में लेके जाओ। टाइम नहीं बदलना है, पास्ट का पास्ट में रहना है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंपरफेक्ट में लेके जाएंगे। तो पास्ट इंपरफेक्ट का रूल क्या होता है? पास्ट इंपरफेक्ट का रूल होता है वाज वेयर। क्या होता है? वाज वेयर। तो हम आई के अनुसार क्या लगाएंगे? वाज लगा देंगे। ठीक है, तो 1 का 2 में लेके चले गए, ये चीज को ध्यान रखते हुए। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। तो गेव का V3 क्या होता है? गिवेन। क्या होता है? गिवेन। आई वाज गिवेन। फिर क्या? बाय लगाओ। फिर क्या लगाना है? बाय माई फादर। इसको चेंज करते नहीं है, ये थर्ड पर्सन में है। ठीक है, इसका बेसिक रूप से बदलता नहीं है। वो सब जिसका बदलता है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब तीसरे नंबर सेंटेंस में लिखा है यू विल रीड दैट बुक। अब देखिए विल के बाद V1 लगा हुआ है, विल के बाद V1 लगा हुआ है, विल के बाद V1 ये 1 नंबर का टेंस है, ये इंडेफिनिट है। देखिए सेल विल के बाद में V1 लगता है तो उसको लेके जाते हैं, यानी इंडेफिनिट को इंपरफेक्ट में लेके जाएंगे। सेल विल वाला है तो सेल विल बी लगाना होगा हमको। क्या लगाना होगा? बी लगाना होगा। और सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है? तो भाई दैट बुक है, तो यहाँ पर हम दैट बुक को सबसे पहले लिखेंगे। दैट बुक वी सेल विल वाला है, सेल विल इसके अनुसार विल बी। ठीक है, विल बी 1 का 2 में लेके चले गए। फ्यूचर वाला था, ध्यान रखना, फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर इंपरफेक्ट में लेके गए। फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1। और फ्यूचर इंपरफेक्ट का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल विल बी। उसी अनुसार हमने लगा दिया। ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना दिया, सेल विल था, सेल विल बी लगा दिया, और इसका V3 उसके बाद कहता है कि इसके बाद क्या करो? V3 लिखो। तो रीड का V3 रीड ही होता है। ठीक है, उसके बाद बाय लगा दो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। इसमें सब्जेक्ट यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, चौथा नंबर सेंटेंस, वी आर लर्निंग इंग्लिश। जरा गौर कीजिए, अब यहां पर क्या है? इज एम आर आ गया, इज एम आर यानी टू बी वाला ग्रुप आ गया। टू बी वाला ग्रुप किसको बोलते हैं? टू बी वाला ग्रुप 2 नंबर में बोलते हैं, उसमें इंपरफेक्ट हुआ, इसको इंपरफेक्ट में ही रखना पड़ेगा। इज एम आर वाले को इज एम आर में ही रखना है, वाजवेर वाले को वाजवेर में रखना है, सेल बी विल बी वाले को सेल बी विल बी में ही रखना है। लेकिन एक छोटा सा अंतर क्या है कि जहां V4 दिखे उसके साथ बीइंग लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब वही रह जाएगा। यानी
2 नंबर को 2 नंबर में, यहाँ जरा सा गौर कीजिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये 3 का है, 2 नंबर को 2 नंबर में ही रखना पड़ेगा, ठीक है, 2 नंबर को 2 नंबर में रखना पड़ेगा, जरा सा गौर कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को पहले रख लेंगे इंग्लिश, इज है हमारे, इसके अनुसार तो इज लग जाएगा, ठीक है। इसको टाइम नहीं बदल सकते हैं, इसी में रहना होगा। इसके साथ बीइंग लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, बीइंग, क्या लगाऊंगा, बीइंग, क्योंकि टू बी के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है उसके साथ बीइंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। बीइंग लगाया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, V3, V3 लर्निंग का V3 क्या होता है, लर्नड। उसके बाद क्या होता है, बाय लगाते हैं, उसके बाद क्या, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी का ऑब्जेक्ट बाय अस हो जाएगा। अगला देखिए 5वां, सी वाज राइटिंग, देखिए पास्ट फॉर्मेट में यूज है और V4 लगा हुआ है, ये भी पास्ट इंपरफेक्ट का सेंटेंस है और पास्ट इंपरफेक्ट को पास्ट इंपरफेक्ट में रखें क्योंकि 2 नंबर में चला जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले इसको यहां पर लेंगे, ए लेटर वाज बीइंग, क्यों लगा रहे हैं बीइंग भाई, V4 है, V4 जहां दिखेगा वहां बीइंग लगेगा ही लगेगा, इतना बात ध्यान रखना है, ठीक है। तो टू बी वाला ग्रुप टू बी में ही रहेंगे, बीइंग लगाते हैं एक्स्ट्रा, यानी 2 नंबर को 2 नंबर में रखते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो उसके साथ बीइंग लगाना होता है। बीइंग रिटेन, इसके बाद तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, रिटेन बाय, सी का हर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 6ठा नंबर, ही हैज अब्यूज्ड मी, इसका क्या हो जाएगा, ही हैज अब्यूज्ड मी, तो इसमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आई, और देखिए हैव हैज के साथ V3 लगा हुआ है पहले से ही, हैव हैज के साथ V3, ये टू हैव यानी V3 तीसरे नंबर का टेंस है, तीसरे नंबर टेंस का नाम क्या है, परफेक्ट, और तीसरे नंबर का टेंस को मैंने कहा है, तीसरे नंबर के टेंस को 3 नंबर में रहना पड़ता है, तीसरे नंबर को 3 नंबर में रहना पड़ता है, तीसरे नंबर को 3 नंबर में ही रहना पड़ता है, परफेक्ट को परफेक्ट में रखेंगे, यानी अगर हैव हैज है तो हैव हैज के साथ उसके साथ क्या लगाना है, बिन लगाना है, हैड है तो हैड के साथ बिन लगाना है, शैल हैव विल हैव है तो शैल हैव विल हैव के साथ में बिन लगाना है, यानी टू हैव वाला अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया एक्टिव में तो पैसिव बनाने के लिए हैव बिन लगाना है, टू हैव बिन लगाना है, याद रखना है। तो जरा ध्यान दीजिए, इस मी को मैं क्या करूंगा, आई बना दिया, अब हैव हैज वाला है तो आई का आंसर क्या लग जाएगा, हैव। ध्यान दीजिए, हैड नहीं देंगे, टाइम नहीं बदलना है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रखेंगे, आई हैव बिन लगाना होगा। फिर V3, तो ये बहुत आसान होता है, इसमें V3 पहले से दिया हुआ है, फिर क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, बाय लगा करके क्या देना होगा, हिम, ठीक है। उसके बाद 7वां एग्जांपल देखिए, यू विल हैव टेकन टी, यू विल हैव टेकन टी, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है भाई, टी है, तो टी को लगाओ। अब देखिए विल हैव लगा हुआ, ये फ्यूचर परफेक्ट है, 3 नंबर में ही है, 3 नंबर में हेल्पिंग वर्ब साथ क्या लगाना, बिन लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर टी विल हैव बिन, जैसे यहाँ पर था हैज हैव था तो यहाँ पर भी हैव आ गया तो बिन लगाना पड़ेगा, बिन टेकन बाय यू का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू ही हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से जितने भी सिंपल सेंटेंसेस होंगे, सिंपल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, उस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, उसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। बोर्ड पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ कि डू यू टेक टी, डू यू टेक कॉफी, देखिए शुरुआत में डू आ गया, तो अभी तुरंत मैंने बताया डू वाला किस में यूज करते हैं, इंडिफिनिट में, 1 नंबर में, तो डू डज वाले को हम इज एम आर में लेके जाएंगे, 1 नंबर को 2 नंबर में लेके जाएंगे, 1 नंबर को 2 नंबर में। तो जैसे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है एक्टिव में, तो पैसिव में भी इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए, एक बात का ध्यान रखना है। एक्टिव अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में होना चाहिए, जैसे ये एक्टिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में, इसका पैसिव भी होगा इंट्रोगेटिव में, लेकिन बात वही है कि डू डज वाला 1 नंबर को 2 नंबर में लेके जाएंगे, यानी डू डज वाले को इज एम आर में, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, यू के अनुसार तो यहाँ डू लगा था, लेकिन हमको लगाना पड़ेगा कॉफी, यानी ये ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार क्या लगेगा, 2 नंबर में, 2 नंबर में होता क्या है, टू बी यानी इज एम आर, ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में देखना इज एम आर, ठीक है। अगर यहीं पर डीड रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए डीड रहता तो हम वहां क्या लगाते हैं, वाज वेयर, यहां पर क्या लगेंगे, कॉफी के अनुसार इज कॉफी, क्या लगेंगे, इज कॉफी, ये चीज हमारा हो गया, 1 का 2 में बदल भी दिए, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इज कॉफी टेकन बाय, इस यू को यहां पर बना देंगे, और सेंटेंस इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही रह गया हमारा, ठीक है, और एक्टिव से पैसिव भी बन गया। यही चीज जैसे डू था तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में था, ये पास्ट इंडिफिनिट में अगर हो जाए, जरा यहां ध्यान दीजिए, डिड यू लाइक एप्पल्स, तो डीड वाले को किस में लेकर देंगे, पास्ट का 1 से 2 में अगर जाते हैं तो वाज वेयर होता है वहां पर, यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर एप्पल्स के अनुसार, क्योंकि एप्पल्स लगा हुआ है, यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, वेयर एप्पल्स लाइक्ड
बाय यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब जरा सी एक चीज और देखिए, यहाँ पर इस जगह सेंटेंस देखिए। अब अगर सेल विल वाला रहता है, कौन वाला? सेल विल वाला, प्रेजेंट इन, यहाँ पर ये भी देखना होगा V1 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? V1 लगा हुआ है। तो ये फ्यूचर का एक नंबर है। फ्यूचर का एक नंबर फ्यूचर इंडिफिनिट बोलते हैं, उसमें सेल विल के बाद V1 लगता है। लेकिन फ्यूचर का 2 नंबर में क्या होता है? सेल विल बी प्लस V4 आता है, लेकिन सेल विल बी लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ देखिए WH वाला इंट्रोगेटिव, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि WH वाला अगर इंट्रोगेटिव रहेगा तो WH में ही रखेंगे, लेकिन अगर हु रहता है तो बाय हुम लगाएंगे, अगर हुम रहता है एक्टिव में तो पैसिव में हु ही रह जाता है। इस बात को भी जरा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या वेन का क्या रखेंगे? वेन का वेन ही रख देंगे, क्योंकि हु अगर रहता तो हुम लगाते, जैसे यहाँ पर देखिए बताएंगे भी। ठीक है, तो वेन, वेन इसके अनुसार ए लेटर के अनुसार क्या लग जाएगा? वेन विल ए लेटर, वेन विल ए लेटर, लेटर बी, वेन विल अ लेटर बी, क्योंकि एक से हम 2 में जा रहे हैं, फ्यूचर का 1 से 2 में जा रहे हैं। तो रिटेन, अब क्या हो जाएगा? रिटेन बाय, सी का क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आगे चल के देखिए, अब जैसे यहां देखिए हु आ गया है। अब जरा से देखिए हु वाले में, तो हु वाले मैंने क्या बताया? अगर हु रहेगा एक्टिव में तो पैसिव में उसको बाय हुम लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा? बाय हुम लगा देंगे। ठीक है, बाय हुम। अब क्या करना होगा? अब क्या करना होगा? बाय हुम के बाद में देखिए हैव हैज के साथ V3 लगा हुआ है, यानी कि ये 3 नंबर का टेंस है। 3 नंबर को हम लोग क्या करते हैं? 3 नंबर में रखते हैं। 3 नंबर को हम 3 नंबर में ही रखते हैं। शर्त ये होता है कि हैव हैज के साथ, यानी 3 नंबर में टू हैव वाला यूज करते हैं। टू हैव के साथ V3 लगता है, तो टू हैव के साथ में हम बीन लगाते हैं। 3 नंबर में जो भी आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ हम बीन लगाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर तो हैज लगा हुआ था हु के अनुसार, तो यहाँ माई पेन के अनुसार क्या लग जाएगा? माई पेन के अनुसार भी हैज ही लग जाएगा। हैज माई पेन, हैज माई पेन, हैज माई पेन बीन। स्टोलन का स्टोलन ही होगा, ये बहुत आसान होता है V3 वाला स्टोलन। ठीक है, बाय हुम हैज माई पेन बीन स्टोलन। समझ में आ रहा है? ये चीज बहुत ही ईजी है, और इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव सही नहीं रहेगा। आगे देखिए, हैव यू सीन द ताजमहल। अब फिर से देखिए हैव लगा हुआ है और सीन लगा हुआ है। यहाँ शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब आ गया है, ये यस नो इंट्रोगेटिव वाला है। ठीक है, तो हैव हैज फिर से वही 3 नंबर का है, 3 को 3 में रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ बिन लगाते हैं। तो हैव का हैव ही रखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो यू के अनुसार हैव था, यहाँ ताजमहल के अनुसार हैज हो जाएगा। हैज द ताजमहल, हैज द ताजमहल। ध्यान से समझिए, हैज द ताजमहल बिन, हैज द ताजमहल बिन सीन बाय यू। ठीक है, देखिए कुछ चीजें और भी है जो अभी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन जस्ट इसके बाद अभी मैं बताऊंगा आपको। अब फिर देखिए हाउ वाला है, तो पहले हाउ का हाउ लगा दो भाई, क्योंकि हु रहता तो बाय हुम लगाते, हुम रहता तो हु कर देते, लेकिन सिर्फ WH है, हाउ तो हाउ लगा दो। अब फिर से देखिए डीड वाला आ गया, डीड यानी पास्ट का 1 नंबर, पास्ट का 1 नंबर, तो उसको पास्ट के 2 नंबर में लेके जाएंगे तो वाज वेयर में। हाउ यू के अनुसार तो डीड लगा था, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश के अनुसार क्या लग जाएगा? इंग्लिश के अनुसार क्या लग जाएगा? वाज। हाउ वाज इंग्लिश, हाउ वाज इंग्लिश, हाउ वाज इंग्लिश लर्न बाय यू। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ हमेशा V3 ही लगना है, ये V3 ही लगना है, V3 ही लगना है, बाय से पहले। एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद डिड यू लाइक एप्पल्स, इस तो खैर बना दिया हूँ। देखिए यहाँ पर इज एम आर आ गया, इज एम आर वाले 2 नंबर का, 2 नंबर का 2 नंबर भी रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाते हैं पैसिव बनाने में। तो इज एम आर, तो इसी के अनुसार इज था, यू के अनुसार आर लग जाएगा यहाँ पर, आर यू बीइंग। ठीक है, और कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल्ड, कॉल्ड बाय, सी का क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये चीज समझ में आ रहा होगा। मैं जस्ट इसके बाद अगले वीडियो में आपको मैं इंपेरेटिव सेंटेंस का हम कैसे बनाते हैं, एडवांस लेवल का कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो जस्ट इसके बाद की वीडियो में हम बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको वॉइस थोड़ा सा भी समझ में आया हो, आपको लगता है कि आपको हेल्प मिलेगा, तो नो डाउट माय डियर स्टूडेंट्स, माय ब्रदर, माय सिस्टर, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूँ, बहुत कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, और जो बेसिक कंसेप्ट है वो चीज़ आपका कहीं ना कहीं छूट जाता है, आपके माइंड में कहीं ना कहीं सवाल घूमते रहता है, ये सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, और आप इस चैनल को इतना सपोर्ट दीजिए कि हम आगे और भी मोटिवेट हो सकें, ताकि हम आपको जितना चीज़ हम जानते हैं वो सारा चीज़ आपको हम ईजिली आपको बता सकें। ठीक है, तो दोस्तों को शेयर कीजिए यदि वीडियो पसंद आया हो। तब तक के लिए टेक केयर।